19वीं सदी के अवाखिर में जब मगरबी ताकतें दुनिया के नक्शे को दोबारा खींच रही थीं, एक शख्स ने 3 करोड़ से जायद इंसानों की तकदीर अपने हाथों में थामे रखी। वो शख्स था सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, उस्मानी सल्तनत का 34वां सुल्तान और इस्लामी खिलाफत का निगहबान। 33 बरस तक वो एक डूबती हुई सल्तनत को अपनी सियासी बसीरत, ज़ाती जुर्अत और इस्तिकामत से थामे रहा। कुछ इसे रेड सुल्तान कहते थे, कुछ अजीम सुल्तान, लेकिन तारीख ने उसे वो मकाम दिया जो शायद उसके दुश्मन कभी नहीं चाहते थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल थे। वालिदा का नाम तेरियम जान कादिन अफंदी था, जो इब्तिदाई उम्र में ही इंतकाल कर गईं। बचपन से ही अब्दुल हमीद एक ज़हीन और हस्सास तबीयत के हामिल थे। उन्होंने अरबी, फारसी, फ्रांसीसी और तुर्की ज़बानें सीखीं, कुरान पाक हिफ्ज़ किया और इस्लामी उलूम में गहरी दिलचस्पी रखी। उन्हें बचपन से ही सियासी हालात का मुशाहिदा करने का मौका मिला। वो देखते रहे कि कैसे यूरोपी ताकतें सल्तनत के अंदरूनी मामलात में दखल देती हैं और कैसे तंजीमात खत्तिया तुर्की इस्लाहात के नाम पर सल्तनत को कमज़ोर किया जा रहा है। अपने भाई सुल्तान मुराद पंजुम के दौर में 1876 ईस्वी अब्दुल हमीद ने एक अहम सियासी किरदार अदा किया। मुराद पंजुम ज़हनी आर्जे के बायस हुकूमत करने से माजूर थे। चुनाचे महज 3 माह बाद 31 अगस्त 1876 को अब्दुल हमीद सानी को तख्त पर बिठाया गया। तख्त नशीनी के वक्त सल्तनत इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रही थी। यूरोप में बल्कान की रियासतें आज़ादी के लिए उठ खड़ी हुई थीं। माली बुहरान शदीद था और सल्तनत का हर तरफ से दुश्मनों ने घेराव कर रखा था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने तख्त संभालने के फौरी बाद एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने 23 दिसंबर 1876 को उस्मानी सल्तनत का पहला आईन नाफिज किया। ये आईन जदीद इस्लामी तारीख में किसी मुसलमान रियासत का पहला तहरीरी दस्तूर था। मिदहत पाशा इस आईन के बुनियादी मेमार थे। इस आईन के तहत 1-2 ऐवानी पार्लियामेंट कायम की गई। मार्च 1877 ईस्वी में पहली उस्मानी पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ। इस पार्लियामेंट में मुसलमान, ईसाई और यहूदी अराकीन शामिल थे। ये मजहबी रवादारी की एक अनोखी मिसाल थी। पार्लियामेंट ने फौरी तौर पर मुतहर्रिक किरदार अदा किया और कई वुज़रा के खिलाफ सवालात उठाए। ये देखकर रूस ने खदशा जाहिर किया कि एक मजबूत उस्मानी रियासत उनके मफादात के खिलाफ होगी। 1877 से 1878 ईस्वी की रूस तुर्की जंग में उस्मानी सल्तनत को भारी शिकस्त हुई। सैन स्टिफानो और बिरलन मुआहिदों के तहत सल्तनत ने वसी इलाके खो दिए। इस बुहरान के दौरान पार्लियामेंट की बाज़ तनकीदें और इख्तिलाफात दाखिली कमज़ोरी पैदा कर रहे थे। सुल्तान ने फरवरी 1878 में पार्लियामेंट मुअत्तल कर दी। ये फैसला आईनी तौर पर दुरुस्त था क्योंकि आईन सुल्तान को ये इख्तियार देता था, लेकिन तारीख में उसे मुतनाज़िया कदम के तौर पर देखा जाता है। ताहम ये भी हकीकत है कि बाद के 30 बरसों में सुल्तान ने सल्तनत को जिस तरह संभाला उसका कोई पार्लिमानी निज़ाम में मुमकिन न होता। सुल्तान अब्दुल हमीद ने तालीम को अपनी पहली तरजीह करार दिया। इनके दौर में सल्तनत में हजारों इब्तिदाई स्कूल कायम किए गए। इस्तांबुल में जदीद यूनिवर्सिटी दारुल फनून को वुसअत दी गई। उन्होंने कानून, तिब, इंजीनियरिंग, फनून और फौजी उलूम के लिए अलग अलग इदारे कायम किए। इनके दौर में दर्जनों नए हाई स्कूल और टेक्निकल इदारे खुले। सल्तनत की ख़वातीन के लिए भी तालीमी इदारे कायम किए गए, जो उस दौर के लिए एक इनक़िलाबी कदम था।
अब्दुल हमीद का सबसे यादगार मंसूबा हिजाज रेलवे था। ये रेलवे इस्तांबुल से मदीने मुनव्वरा तक फैली हुई थी। इसका मकसद हाजियों को आसानी से मक्का मुकर्रमा पहुंचाना और सल्तनत के टुकड़ों को जोड़ना था। इस रेलवे की तामीर 1900 ईस्वी में शुरू हुई और 1908 ईस्वी में मदीना तक पहुंच गई। इस पर तकरीबन 4 मिलियन तुर्क लीरा खर्च हुए, जो आम मुसलमानों के चंदे से जमा किए गए थे। ये दुनिया भर के मुसलमानों की यकजहती की एक मुनफरिद मिसाल थी। हिजाज रेलवे के अलावा पूरे अनातोलिया और बल्कान में रेलवे का जाल बिछाया गया, जिसने सल्तनत के सूबों को आपस में जोड़ा और तिजारत को फरोग दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने टेलीग्राफ नेटवर्क को बेपनाह वुसअत दी। सल्तनत के हर कोने को टेलीग्राफ लाइनों से जोड़ दिया गया। खुद सुल्तान अपने यल्दीज महल से टेलीग्राफ के जरिए सूबों पर नजर रखते थे। उन्होंने पहली बार टेलीफोन सर्विस मुतारिफ करवाई और इस्तांबुल में पोस्टल सर्विस को मुनज़्ज़म किया। ये तमाम इक़दामात जदीदियत की तरफ उस्मानी सल्तनत का अहम कदम था। सुल्तान ने जदीद हस्पतालों का एक नेटवर्क कायम किया। ग्लातासराय मेडिकल स्कूल को वुसअत दी गई। ताउन और हैजे जैसी वबाई बीमारियों से निमटने के लिए करंतीना निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद की सबसे अहम और दूर रास हिकमत अमली पान इस्लामियत थी। तमाम दुनिया के मुसलमानों को खिलाफत के तहत मुत्तहिद करने की कोशिश। उन्होंने अपने आप को सिर्फ उस्मानी सुल्तान नहीं, बल्कि तमाम मुसलमानान आलम का खलीफा और सरपरस्त जाहिर किया। हिंदुस्तान, अफ्रीका, वसत एशिया और इंडोनेशिया के मुसलमानों ने उन्हें अपना रूहानी रहनुमा माना। इस पॉलिसी ने बरतानिया को सबसे ज्यादा परेशान किया, क्योंकि बर्रे सगीर पाक व हिंद में करोड़ों मुसलमान थे जो अब्दुल हमीद को अपना खलीफा मानते थे। सुल्तान ने यूरोपीय ताकतों को आपस में लड़वाने की इंतहाई महारत से पॉलिसी अपनाई। जब बरतानिया दबाव डालता तो जर्मनी से करीब हो जाते, जब रूस खतरा बनता तो ऑस्ट्रिया से ताल्लुकात मजबूत करते। केजर विल्हेल्म डोएम के साथ उनकी खास दोस्ती थी। जर्मन इंजीनियर्स ने बगदाद रेलवे और कई अहम मंसूबों पर काम किया। ये ताल्लुक किसी हद तक सल्तनत को यूरोपीय दबाव से बचाता रहा। हर्जल के साथ मुज़ाकरात अब्दुल हमीद की शख्सियत का रोशन बाब है। 1896 ईस्वी और 1901 ईस्वी में थियोडोर हर्जल ने सुल्तान से मुलाकात की और फ़लस्तीन में यहूदी वतन के क़याम की इजाज़त मांगी। हर्जल ने उस्मानी कर्ज़ों की अदायगी और भारी रकूम की पेशकश की, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने दो टोक इनकार कर दिया। उनका जवाब तारीख के सफ़हात पर सुनहरी हुरूफ से लिखा हुआ है। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। जब तक हम जिंदा हैं, ये रियासत कभी कायम नहीं होगी। कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। ये अल्फाज आज भी तारीख की किताबों में दर्ज हैं और फ़लस्तीन के साथ सुल्तान की वफादारी की गवाही देते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर का सबसे मुतनाज़ा बाब आर्मीनी मसला था। 1894 से 1896 ईस्वी में आर्मीनी बगावतों और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में हलाकतें हुईं। इस मसले पर मुअर्रिखीन की आरा मुख्तलिफ हैं। सुल्तान के हामी कहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ खारजी ताकतों की मुदाखलत और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ दिफाई इक़दामात थे। नाक़दीन इसे सल्तनत का सियाह बाब करार देते हैं। बहरहाल ये हकीकत है कि उस्मानी सल्तनत एक कसीरुल कौमी रियासत थी और इसके टूटने का अमल बेहद पेचीदा था। सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत का बेशतर हिस्सा यल्देज़ महल में गुजारा। उनका तर्ज ज़िंदगी बेहद सादा था। वो खुद फर्नीचर बनाते और घंटों मुताले में गुजारते थे, ताहम उन्हें जान के खतरात से डर भी लगता था। 1896 ईस्वी में जब आर्मीनी इनकलाबियों ने उस्मानी बैंक पर कब्जा किया और 1905 ईस्वी में यल्देज़ महल के बाहर बम फटा तो सुल्तान बाल बाल बच्चे।
इसके बाद से उनकी सिक्योरिटी मजीद सख्त हो गई। सुल्तान अब्दुल हमीद एक बहुत पढ़े लिखे और बाज़ौक़ इंसान थे। वो खुद बेहतरीन नज्जार थे और उम्दा फर्नीचर बनाना जानते थे। उन्हें ओपेरा से गहरी मोहब्बत थी। यल्देज़ महल में उन्होंने एक छोटा ओपेरा हाउस बनवाया। वो तस्वीर कुशी के शौकीन थे और उनके दौर में शाही फोटोग्राफी का आगाज हुआ। सल्तनत की पहली फिल्में भी उन्हीं के दौर में बनाई गईं। उन्होंने कुतुब खानों को वुस्अत दी और खुद एक ज़ाती कुतुब खाना तैयार किया जिसमें हजारों किताबें थीं। 19वीं सदी के आखिर से यूरोप में तालीम याफ्ता तर्क नौजवानों ने इत्तेहाद व तरक्की तंजीम कायम की, जिसे आमतौर पर नौजवान तर्क कहा जाता है। ये लोग यूरोपी सियासी नज़रियात से मुतासिर थे और आईनी हुकूमत चाहते थे। सुल्तान ने उन तंजीमों को दबाने की कोशिश की, लेकिन यूरोप में बैठे उन तंजीमों के मराकज़ पर काबू पाना मुमकिन न था। ये तंजीमें पेरिस, जेनीवा और दीगर शहरों में सरगर्म रहीं। जुलाई 1908 में मकदूनिया में तायनात फौजी अफसरान ने बगावत की। ये अफसरान नौजवान तर्क तहरीक के हमदर्द थे। सुल्तान के पास दो रास्ते थे, खून खराबा या समझौता। सुल्तान ने हिकमत व तदब्बुर से काम लिया और आईन बहाल करने का ऐलान कर दिया। इस तरह 1878 में मुअत्तल होने वाला आईन 30 साल बाद दोबारा नाफिज हुआ। पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए और सुल्तान ने इक़्तिदार का बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट को दे दिया। मार्च 1909 में इस्तांबुल में एक फौजी बगावत हुई, जिसमें बाज़ अनासिर ने सुल्तान की हिमायत में नौजवान तुर्कों के खिलाफ आवाज़ उठाई। नौजवान तुर्कों ने फौज कुशी की और बगावत को कुचल दिया। 27 अप्रैल 1909 को उलमा के एक वफ्द ने सुल्तान को तख्त से माजूली का फरमान सुनाया। सुल्तान ने पूछा, क्या मैंने कत्ल किया? जवाब मिला, नहीं। उन्होंने पूछा, क्या मैंने किसी पर जुल्म किया? फिर जवाब मिला, नहीं। तब सुल्तान ने कहा, अल्लाह की मर्जी, और तख्त छोड़ दिया। माजूली के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद को स्लोनिका, यूनानी शहर थिसालुनीकी, भेज दिया गया, जहां उन्हें अल-अतनी कोठी में कैद रखा गया। ये वही शहर था जहां नौजवान तुर्क तहरीक के बानी रहते थे, एक गहरी सितम ज़रीफ़ी। 1912 ईस्वी में बल्कान जंगों के दौरान स्लोनिका यूनानी फौज के कब्जे में आ गया, तो सुल्तान को वापस इस्तांबुल मुंतकिल किया गया और बैरून बरका महल में रखा गया। जलावतनी के इन बरसों में सुल्तान ने खुद को कुरान पाक, मुताले और बढ़ीगिरी के काम में मशगूल रखा। उन्होंने अपनी याददाश्तें भी कलमबंद कीं, जो बाद में शाये हुईं और तारीखी दस्तावेज बने। जो लोग उन्हें मिलने जाते, वो बताते हैं कि सुल्तान ने कभी नौजवान तुर्कों को कौसा नहीं, कभी किस्मत पर नहीं रोया, बल्कि सुकून और इस्तिकामत के साथ अपने हालात से नबर्द आजमा रहे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 10 फरवरी 1918 को बैरून बरका महल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 75 साल थी। वो एक ऐसे दौर में फौत हुए जब पहली जंग अजीम अपने उरूज पर थी और उस्मानी सल्तनत अपने आखिरी सांस ले रही थी। उनकी नमाज जनाजा इस्तांबुल में अदा की गई और उन्हें दीवानी ओल्वो में अपने दादा सुल्तान महमूद सानी के मज़ार के करीब सुपुर्द खाक किया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद की माजूली के बाद नौजवान तुर्कों ने सल्तनत को पहली जंग अजीम में जर्मनी के साथ शामिल कर दिया। जंग हारी, सल्तनत टूट गई और खिलाफत 1924 में ख़त्म कर दी गई। आज बहुत से मुअर्रिखीन सवाल करते हैं, अगर अब्दुल हमीद इक़्तिदार में रहते तो क्या वो सल्तनत को इस तबाही से बचा लेते? उनकी पॉलिसी गैर जानिबदारी और तवाज़ुन की थी, जबकि नौजवान तुर्कों ने उन्हें हटाने के बाद सल्तनत को जंग में धकेल दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अपने 33 साला दौरे हुकूमत में जो कारनामे अंजाम दिए, वो वाकई काबिल ज़िक्र हैं। हज़ारों स्कूल, सैकड़ों हस्पताल, हिजाज रेलवे, पान इस्लामियत की पॉलिसी, फ़लस्तीन की हिफाजत,
और जदीद मवासलाती निज़ाम। आज तुर्किया, अरब ममालिक, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर मुसलमान ममालिक में सुल्तान अब्दुल हमीद को एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है। तुर्क टेलीविजन सीरियल पाए तख्त अब्दुल हमीद ने उन्हें एक बार फिर दुनिया के सामने ला खड़ा किया। एक आखिरी सवाल, क्या अब्दुल हमीद एक आमिर थे या सल्तनत के मुहाफिज? क्या वो जदीदियत के दुश्मन थे या उसके अलंबरदार? इंसान थे जिन्होंने एक डूबती हुई कश्ती को 35 साल थामे रखा और जब उनके हाथ छोटे, कश्ती डूब गई। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें जरूर आगाह करें।